जी, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद सेशन शुरू होता है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि वेक्टर्स को आप ऐड तो कर रहे हैं, ग्राफिकली हमने ड्रॉ करके तो ऐड करना सीख लिया कि वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया जाए। फॉर सपोज ग्राफिकल वर्क के बजाय अगर मैथमेटिकल वर्क करना हो, कोई साइंटिफिक वर्क करना हो, जो कि ड्रॉ करने के बजाय किसी रूल को, किसी साइंटिफिक रूल को फॉलो कर रहा हो, कोई मैथमेटिकल वर्क को फॉलो कर रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है लॉ ऑफ कोसाइंस, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और तरीका है जिसको लॉ ऑफ साइंस कहा जाता है, वो रिजल्टेंट का एंगल दूसरे वेक्टर्स के साथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है, इसको थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मैं डेरिवेशन तो नहीं करवाने जा रहा कि ये लॉ ड्राइव कैसे हुआ है। हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ें, कोई फार्मूला और टेक्निकलिटी इसकी याद रखेंगे। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करता हूँ, वन वेक्टर इज लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा कोई वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से दैट वेक्टर इज दिस इज वेक्टर बी, इज इट राइट? वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट है डेफिनेटली। हम कहेंगे यस, इनका रिजल्टेंट है कोई ये, resultant of A and B. We may write it as R is equals to A plus B. Is it right? A और B के दरमियान कुछ एंगल है, एक एंगल ये बन रहा है। पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो करते हुए A और B के दरमियान लेट्स से इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए कोई एंगल बन रहा है यहाँ पर। इस एंगल को सपोज कर लें, हम जाहिर कर लें बीटा से। कोसाइन लॉ को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और ए और बी को अगर हम ऐड करें हेड टू टेल रूल की मदद से, तो इनके दरमियान में ये एंगल आएगा बीटा, और अगर यही इनको ऐड करें हम पैरेललोग्राम मेथड की मदद से, तो इनके दरमियान एंगल क्या आएगा? थीटा एंगल आएगा, राइट? सो पैरेललोग्राम मेथड में हमें क्या करना होगा, बी को ए के साथ यहाँ पर रखना होगा, तो ये वाला एंगल जो यहाँ नज़र आ रहा है हमें, ग्रीन से मैंने शो किया है, ये यहाँ पर ए और बी के दरमियान में आ जाएगा। तो ये एंगल पैरेललोग्राम मेथड के लिए, और ये वाला एंगल हेड टू टेल रूल मेथड के लिए। अब हमारे पास ये वाला एंगल इस्तेमाल करके भी रिजल्टेंट का फार्मूला बना सकते हैं, और ये वाला एंगल इस्तेमाल करते हुए भी रिजल्टेंट का फार्मूला बनाया जा सकता है। सो फॉर पैरेललोग्राम मेथड हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखें, यहाँ पर मैं एंगल चूज़ कर रहा हूँ थीटा, राइट? इससे आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर यही पैरेललोग्राम मेथड नहीं है, हेड टू टेल रूल मेथड है, तो वेक्टर्स के दरमियान ये वाला एंगल बन रहा है जिसको मैंने बीटा से शो किया है, तो हम कहेंगे फॉर हेड टू टेल रूल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल यूज़ करने के लिए आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिख लें, या जो एंगल यहाँ पर शो किया है मैंने वो लिख लें, जिसको मैं यहाँ पर बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इज इट राइट? सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके,
स्टैंडर्डली आप ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कर लें, काफ़ी आसान है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। गौर कीजिएगा आगे कि इनको यूज़ कैसे किया जाएगा, इन पर एग्जाम्पल्स कैसे होंगी, इन पर शॉर्टकट्स कैसे बना सकते हैं। थ्रू आउट द सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल बी यूजिंग दिस फार्मूला, पॉजिटिव केस वाला, ये वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं एक कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए की कोई मैग्नीट्यूड है, लेट से वो है 3 यूनिट्स या 3 न्यूटन, और वेक्टर बी की कोई मैग्नीट्यूड है, लेट से दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही दे रहा, कोई सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कोसाइन लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप गौर कीजिएगा, दो वेक्टर्स, एक 3 न्यूटन का दूसरा 4 न्यूटन का, एंगल इनके दरमियान है 0 डिग्री, रिजल्टेंट क्या होगा या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, सबके सब गौर कीजिएगा जो भी व्यूवर्स हैं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Now let's put the values. So it will be under root 3 square plus 4 square plus 2 times 3 times 4 cos of 0. Am I right? Okay जी. Now under root 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 is the 6, 6 4 is the 24, and cos of 0 is equal to 1. सम अप कर लेते हैं, 9 प्लस 16 25 प्लस 20, 24 1 is the 24, 24 इनमें ऐड हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 49. अंडर रूट 49 किसके बराबर आया? 7 के। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या मिली हमें? 7 यूनिट्स। इसी को फिर से रिपीट करते हैं एंगल चेंज करके। फॉर सपोज अगर एंगल यहाँ पर 0 डिग्री के बजाय 90 डिग्री हो, ओके, डेटा सेम है हमारे पास, ए इज 3 न्यूटन एंड बी इज 4 न्यूटन, हमने थीटा अब चेंज कर दिया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0। इसका मतलब 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, don't need to write, so 9 plus 16 25, under root 25 is equals to 5, right? हमें 5 न्यूटन आंसर मिला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कोई याद करने का आसान सा स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे बहुत सारे सवालात आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट के लिए डेटा बना लेते हैं कि ए वही है 3 न्यूटन, बी वही है 4 न्यूटन, लेकिन थीटा अब चेंज किया जा रहा है 180 डिग्री, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हमने मालूम करनी है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. So what is the value of a? 3 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 cos of 180, राइट। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 is the 6, 6 4 is the
24, cos 180 is equals to -1. So 9 plus 16, 25, plus minus, minus 24 ones the 24. 25 minus 24 is equals to 1 and अंडर रूट 1 किसके बराबर आया? 1 के. ओके जी, we have done 3 examples and in these three examples if you note, you will note that कि इन तीनों में से मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आया है? वेक्टर्स हमारे पास सेम है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4, 3 एंड 4. एक में मैग्नीट्यूड आ रहा है रिजल्टेंट का 1, दूसरे में आ रहा है 5 और तीसरे में आ रहा है 7. तो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आया? जब दो वेक्टर्स, कितना आया? 7. और ये कब है? जब इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री. तो पता चला कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब ही पॉसिबल है जब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों. राइट? एक चीज ये, क्योंकि उसके अलावा वही दो वेक्टर्स हैं, 90 डिग्री पर उतना रिजल्टेंट नहीं है, 180 डिग्री पर उतना रिजल्टेंट नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री पर रिजल्टेंट मैक्सिमम है. दूसरी चीज, वो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, ये भी यहां पर एग्जाम्पल में नजर आ रहा है. गौर करें, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, रिजल्टेंट की 7 है. इसका मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली किसके बराबर है? दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के सम के. सो यू विल से दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. किस केस में? सिर्फ उसी केस में जब ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. राइट? जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो उन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट मैक्सिमम होगी और उस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी? दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर. यहां पर अगर 3 और 4 की जगह 5 और 7 होता तो रिजल्टेंट की, और एंगल 0 डिग्री होता तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आती? 12. 12 से ज्यादा किसी भी एंगल पर पॉसिबल ही नहीं है. सो आप कहेंगे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्ट सम के बराबर होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के एंगल पर हुआ करती है. वन थिंग दिस लिखवाता हूं मैं, डिस्कस कर लें. उसके बाद इन एग्जाम्पल्स में एक और ख़ास चीज़ गौर करने वाली है, और वो ख़ास चीज़ ये कि मिनिमम रिजल्टेंट किस एंगल पर आया है. 3 हमने एंगल चूज़ किए, सिर्फ एक एंगल है जिस पर कम से कम रिजल्टेंट आया है 180 डिग्री. वेक्टर सेम है लेकिन रिजल्टेंट कम से कम, दैट इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो उन दोनों की रिजल्टेंट कम से कम पॉसिबल है, उससे कम पॉसिबल ही नहीं है. ओके? अब और इसके साथ साथ और क्या चीज गौर करनी है कि ये रिजल्टेंट कितनी आई है. ये है 1. वेक्टर्स कितनी मैग्नीट्यूड के हैं? 3 और 4. ऐसे लग रहा है जैसे रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर है. यस, 3 और 4 का डिफरेंस 1. ओके? तो यहां पर की पॉइंट बनता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स. ओके? ए और बी की मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी. कब? ये कब पॉसिबल है? जब ए और बी के दरमियान एंगल कितना हो? 180 डिग्री. सो ये लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है और ये मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स की. अब इस पर हम की पॉइंट्स बना लेते हैं.
ओके, सो पहला की पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of two vectors is maximum if they are parallel to each other, that is angle between them is 0 डिग्री। दो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं यानी जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, राइट? और वो कितनी होगी? यू विल से यही सेम स्टेटमेंट, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। Magnitude of resultant of two parallel vectors is equal to the sum of magnitudes of individual vectors, right? फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज 12 यूनिट्स एंड अदर इज 15 यूनिट्स एंड एंगल इन बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। तो फिर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आएगी? बड़ा आसान है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी, चॉइसेस लिखता हूँ, ए बी सी डी। चॉइस ए आपके पास 12 यूनिट्स, बी 15 यूनिट्स, सी 18 यूनिट्स, डी 27 यूनिट्स। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आप पहले तो गौर करेंगे कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर दें, राइट? 15 और 12 27, सो यस दिस डी चॉइस इज करेक्ट। इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करके देखें तब भी यही जवाब आएगा। इट्स बेटर नॉट टू गो देयर, नॉट टू सॉल्व बाय अ लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट है आपके पास, अंडरस्टूड है, यही जवाब आना है, यही जवाब चूज करो, राइट? अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसा भले करके देख लें, राइट? इसी पर एक और सवाल दे देते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ 8 यूनिट्स and 12 units have magnitude of their resultant equal to 20 units. Find the angle between the vectors. इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? चॉइसेस हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जी, हमने कोई शॉर्टकट पढ़ा है और शॉर्टकट ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हों एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में हों, तो उनकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होती है, राइट? यहाँ पर गौर करें, एक वेक्टर कितना है 8 यूनिट्स और दूसरा वेक्टर कितना है 12 यूनिट्स,
ओके। और ये तो वेक्टर्स हैं ए और बी, अब इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 20 यूनिट्स। इसका मतलब ये चीज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान 8 और 12 यूनिट्स मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? नाउ let's have another shortcut. We say that magnitude of resultant of two vectors is minimum. Magnitude of resultant of two vectors is minimum if they are anti-parallel to each other, right? अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों यानी इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का हो तो इन दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी। और वो मैग्नीट्यूड कितनी होगी? वी से दैट मैग्नीट्यूड of resultant vector is equal to the direct difference of magnitudes of individual वेक्टर्स। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। किस केस में? जब एंगल कितना हो 180 डिग्री। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स ये हो सकती हैं कि two vectors of 5 Newton and 8 Newton are acting on a body simultaneously in opposite directions. Find what? Find the magnitude of their resultant, right? या फिर find the magnitude of the net force acting on the body. ऐसा भी कर सकते हैं। चॉइसेस हमारे पास हैं 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 40 न्यूटन, 3 न्यूटन, राइट? सो बेटा इस शॉर्टकट के मुताबिक, इस ट्रिक के मुताबिक, या इस पर हमने पहले जो एग्जांपल की है उसके मुताबिक, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों, मतलब इनके दरमियान थीटा 180 डिग्री का हो, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी। और वो कितनी होगी? उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर। तो एक वेक्टर हमारे पास क्या है 5 और दूसरा वेक्टर क्या है 8। 5 और 8 का डिफरेंस क्या आएगा 3। सो द आंसर इज 3, दैट इज डी, दैट इज 3 न्यूटन, राइट? अब इसके बाद इस पर और भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने की हैं, उस पर बात करते हैं। कि टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। डन। हमने देखा कि
दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल 0 डिग्री हो। उसके अलावा चाहे कोई भी एंगल रख के देख लें, उससे एक्सीड नहीं करेगी रिजल्टेंट की वैल्यू, राइट। इसी तरह दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिनिमम होती है जब उनके दरमियान एंगल कितना हो? 180 डिग्री। इसका भी यही मतलब है कि जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 180 डिग्री पर आएगी, उससे कम किसी और एंगल पर नहीं आ सकती। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगी, और मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के डायरेक्ट डिफरेंस के बराबर आएगी। दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्ट डिफरेंस के बराबर आएगी। मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट। इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आप कहेंगे ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्ट सम के बराबर होगी, राइट। डेफिनेटली किस एंगल पर ये होगी? जब एंगल 0 डिग्री हो। अंडरस्टूड है, जब ऐसी कोई कंडीशन है तो एंगल 0 डिग्री होगा। और मिनिमम पॉसिबल कब वैल्यू आ सकती है? जिससे कम पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे ये होगी इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर। और ये कब होती है? जब एंगल कितना हो? 180 डिग्री का। इज इट राइट? इस पर सवाल बनता है, गौर कीजिएगा। टू वेक्टर्स of magnitudes eight units and 3 units are acting on a body 8 an unknown angle theta. Theta can have any value. Which of the following can be the maximum result magnitude of the resultant? आपके पास चॉइसेस हैं। थर्टीन यूनिट्स, 11 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 8 और दूसरे की है 3। किसी अननोन एंगल थीटा पर एक्ट कर रहे हैं, ओके। और पूछा गया है कि इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट की मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है वैल्यू, राइट। तो हमने पढ़ा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यस यू मे चूज इट। हमने पढ़ा कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब होती है? जब एंगल 0 डिग्री हो। और कितनी होगी? दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्ट सम के बराबर, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इनकी मैग्नीट्यूड्स कितनी हैं? एक है 3 यूनिट्स और एक है 8 यूनिट्स। यू मे से दैट R कैन हैव वैल्यू 3 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 11 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन चॉइसेस में से सिर्फ और सिर्फ ये बी चॉइस सही है। देखने वाला फौरन से शायद ये कहेगा कि शायद 13 यूनिट सबसे ज़्यादा वैल्यू 13 होगा। नहीं, 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। पॉसिबिलिटी है 11 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ओनली 11। इसी पर एक और सवाल है। टू वेक्टर्स ऑफ 12 units
and 5 units act on an object 8 an unknown angle theta. Which of the following can be the magnitude, minimum magnitude of their resultant? चॉइसेस हैं आपके पास 5 units, 7 units, 8 units, 12 units। जी, दो वेक्टर्स, एक है 12 यूनिट्स का और दूसरा है 5 यूनिट्स का। इन दोनों के रिजल्टेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है अगर एंगल की वैल्यू कोई भी हो? डेफिनेटली अगर एंगल की वैल्यू मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम पॉसिबल तभी होती है जब एंगल कितना हो 180 डिग्री का, उससे कम वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो अगर एंगल 180 डिग्री का हो दो वेक्टर्स के दरमियान, तो रिजल्टेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दो वैल्यूज़ के डिफरेंस के बराबर। सो 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। सो इन दो वेक्टर्स 12 और 5 की कम से कम जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है रिजल्टेंट की, वो ये हो सकती है 7। इससे कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं, देन वाइंड अप करेंगे, राइट? सो क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स of 9 units and 6 units are acting on an object 8n unknown angle theta. Which of the following can be the magnitude of their रिजल्टेंट? आपके पास चॉइसेस हैं, ए 1 यूनिट, बी 5 यूनिट, सी 18 यूनिट्स एंड डी 25 यूनिट्स, राइट? जी, हमने पिछली एग्जाम्पल्स में ये देखा कि दो वेक्टर्स की मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कितनी हो सकती है? उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्ट सम के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में इन दोनों वेक्टर्स 9 और 6 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 9 और 6 की क्या हो सकती है? 9 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डायरेक्ट डिफरेंस के बराबर 9 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। इसका मतलब 9 और 6 यूनिट्स के दो वेक्टर्स अगर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं किसी अननोन एंगल थीटा पर, तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट से लेकर 15 यूनिट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है।
ना तो 3 यूनिट से कम हो सकती है, ना 15 यूनिट से ज़्यादा, ना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से कम हो सकती है, ना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा। इसका मतलब क्या 1 यूनिट हो सकती है? डायरेक्टली नो। क्यों? कम से कम तो 3 पॉसिबल है, 1 तो कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। ओके, 5 हो सकती है जी, 3 से लेकर 15 तक कोई भी पॉसिबल वैल्यू है, 5 हो सकती है। सी 18 यूनिट हो सकती है? नहीं, 15 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। डी 25 हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 15। सो रेंज के अंदर 3 से लेकर 15 तक कौन सी वैल्यू आ रही है रेंज में? 5 यूनिट्स ओनली। सो इस क्वेश्चन के लिए बी चॉइस करेक्ट है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोसाइन लॉ, सम ऑफ देम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस ऑन देम। इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू शेयर देम एंड यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, दैट इज़ व्हाट्सएप नंबर +923468251232, राइट। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए थ्रू आउट द सेशन, कहीं पर भी कोई मसला हो, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इस पर शेयर कर दें, सर ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, क्लियर कर दें। यस डेफिनेटली आई विल मेक इट क्लियर, राइट। कोई भी आपके पास इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हो, मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट से रिलेटेड MCQs जो आपके समझ में ना आए, पूछना चाहते हो, आप जस्ट उसको कैप्चर करें और इस पे शेयर कर दें अपने नाम के साथ। सो आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू सो मच।